नमस्कार बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में आपको 80% प्लस मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है और इसमें 2014 के एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका शेष भाग पार्ट 2 आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आइए हम इन प्रश्नों का विस्तार से हल जानें ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए, आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े क्वेश्चन को। सवाल क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है या कौन सी है? आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, एक तो इनमें से कोई नहीं है। तो मानव में डायलिसिस थैली का काम क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली का काम होता है रक्त अर्थात ब्लड जिसको कहते हैं, में जो रक्त के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ, तो इन अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना, यही काम है। तो उत्सर्जी अंग तंत्र में एक अंग होता है जिसका नाम है वृक्क और प्रचलित नाम है इसका किडनी। प्रचलित नाम क्या है? किडनी। इसी किडनी में एक कंस्ट्रक्शन होती है, एक बनावट होती है नेफ्रॉन का। क्या? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को किडनी का कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को किडनी का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। डायलिसिस थैली के रूप में यही नेफ्रॉन कार्य करता है। सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आवृत बीजी या पुष्पी पौधों में फूल के अंदर क्या होता है? फूल के अंदर नर जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग, जिसको पुंकेसर बोला जाता है। पुंकेसर। और इस मादा जनन अंग, मादा जनन अंग होते हैं, जननांग। ये इसको स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। यहीं परागन और निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लैंगिक जनन पौधों में कहाँ होता है, तो फूलों में होता है। सवाल है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। आप सभी ऑप्शन पर यदि गौर करेंगे तो इसमें सूखे घास पत्ते ही ऐसे हैं जो मिट्टी में मौजूद जीवाणु और कवक, ये क्या जीवाणु और कवक इसको आसानी से गलाकर सूखे घास पत्ते को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन गैस और रबर, प्लास्टिक की बोतलों को ये यदि पर्यावरण में सैकड़ों साल तक छोड़ दिए जाएं तो भी नष्ट नहीं to तो इसमें से मात्र सूखे घास पत्ते ही ऐसे हैं जो जैव निम्नीकरणीय है, अर्थात बायोडिग्रेडेबल है, मात्र सूखे और घास पत्ते। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ इसमें सूखे घास पत्ते हैं। सवाल है कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए आप देखिए, एक लेंस हम चित्र बनाते हैं, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ये इसका जो है 2f है और ये 2f डैश। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि प्रतिबिंब 2f से बाहर होगा तो लेंस में प्रतिबिंब जो है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उसका क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन जब 2f के या फोकस के अंदर होती है बिंब, तो प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, वो आभासी बनता है। आभासी वस्तु यदि फोकस के अंदर है तो प्रतिबिंब आभासी, और फोकस से बाहर है तो वास्तविक बनता है। तो ये उत्तल लेंस में ही बनता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो ये आप पहले भी पिछले परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। तो यहाँ से यदि वस्तु कोई 25 cm तक हो, 25 cm या 25 cm से बाहर हो, तो ये आँख आसानी से देख पाता है, सामान्य आँख बिना तनाव का स्पष्ट देख सकती है। तो इसलिए निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी दोनों एक ही चीज है। वो क्या हो गया, न्यूनतम दूरी 25 cm। कितना हो गया, 25 cm। और अधिकतम दूरी या अधिकतम बिंदु भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होगा,
अनंत होगा। सवाल है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। तो विद्युत हीटर में आप देखे होंगे इस तरह से ऐसे करके तार होता है, कुंडलित तार। यह कुंडलित तार जो है नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। और क्यों? तो उच्च प्रतिरोधकता के कारण और उच्च गलनांक के कारण, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक के कारण नाइक्रोम तार का उपयोग हीटर में किया जाता है। उसकी कुंडली बनाने में ये बिना पिघले बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। आप ध्यान से देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये प्रश्न है आपसे। ये पिछले परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। आप यह जानते हैं कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा जो है 50% से 75% तक होती है। ये एक अच्छा ईंधन के रूप में मीथेन या बायोगैस का उपयोग किया जाता है। कभी कभार ऑप्शन में 60% भी दिया रहता है। सवाल है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? जाहिर सी बात है कि यह उत्तल लेंस है। क्यों भाई? जैसे आप प्लस का चिन्ह देखें तो समझें कि यह उत्तल लेंस है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है, उत्तल लेंस की क्षमता वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस का चिन्ह है तो ये उत्तल लेंस है। और इसकी क्षमता धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। और इसके ठीक अपोजिट यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ अवतल लेंस देते हम लोग। सवाल है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का संरचनात्मक सूत्र है? तो ये एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र है या संरचनात्मक सूत्र है। किसका? एल्कीन समूह का, CnH2n। हाँ, यह किस तरह का हाइड्रोकार्बन है भाई? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कभी कभार यह भी पूछ लिया जाता है कि इसमें बॉन्ड किस तरह का है। तो आप देख रहे हैं Cn के साथ H2n जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड है, अर्थात द्विआबंध है। और इसको आप अंग्रेजी में डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड है ये। एल्कीन समूह का हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? CnH2n। सवाल है कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा? तो CH3 है और Cl है, तो इसका IUPAC नाम होता है, ये Cl से पढ़िए इसको क्लोरो और CH3 को पढ़िए मीथेन।
तो क्या नाम हो गया? IUPAC नाम CH3Cl का क्लोरोमीथेन। सवाल है कि लिथियम एवं पोटासियम परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है पहले ये जानिए। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7 और पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। अब देखिए दो तत्व है लिथियम और पोटेशियम। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 जोड़ 39, दूठो है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 39 7 हो गया आपको 46/2 अर्थात 23 निकल गया इसका औसत। ये देखिए, यदि डोबेराइनर के त्रिक नियम से इसकी तुलना करिएगा तो ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। क्या है? MnO2 + HCl, ये अभिकारक हुआ, और MnCl2 + H2O + Cl2, ये उत्पाद हुआ। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या ये दोनों तरफ के परमाणु संतुलित हैं? नहीं है। तो कैसे संतुलित होगा? तो यहाँ आप 4HCl ले लीजिए। अब देखिए कि यहाँ 4HCl लेने के कारण क्या हो गया? Cl2 इधर आ गया, Cl2 इधर आ गया, मतलब ये हो गया 4 Cl4, लेकिन H4 कैसे होगा? तो 2H2O कर दीजिए, H4 हो गया। O2 इधर है ही, O2 इससे हो जाएगा। तो इस परिवर्तन से यह समीकरण क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। अभिकारक में HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 4 अणु लेने से और उत्पाद में जल के 2 अणु से यह संतुलित हो जाएगा। सवाल है आपके सामने कि तनुकरण किसे कहते हैं? डाइल्यूशन किसे कहते हैं? तनुकरण। तो देखिए, ये जल है, जल में हम क्या करते हैं? अम्ल मिलाते हैं या क्षारक। मिलाने से क्या होता है? तो मिलाने से आयन जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या? O+, ये धनात्मक आयन है, धन आयन, या OH, ये ऋण आयन है। तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी होती है। इसी को तनुकरण कहते हैं। यही क्या है? तनुकरण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन। जल में अम्ल क्षार जो मिलाया जाएगा तो आयन में क्या होगी? आयन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी होती है। इसको तनुकरण कहते हैं। तनुकरण से ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि आयतन में, अम्ल और क्षार के आयतन में कमी होती है। परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है।
सवाल है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग लिखें। धोने का सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग जल की अस्थाई कठोरता जो है, जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, खास करके धोने का सोडा जब लिखा है तो कपड़े धोने में, कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है और साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच बनाने में, इस सब में धोने वाला सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग है। और फिर बेकिंग सोडा का भी उपयोग आपसे पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया भाई? बेकिंग सोडा के बारे में पहले भी चर्चा हुई है, पिछली परीक्षाओं में भी ये सवाल आया था बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा हो गया या खाने वाला सोडा हो गया। इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो घर में ब्रेड वगैरह सब बनता है, ब्रेड, फूला हुआ ब्रेड, भोजन बनाने के दौरान जो है खमीर उत्पन्न करने में, और इसका सबसे बड़ा उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का उपयोग, NaHCO3 का उपयोग। सवाल है कि परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी अर्थात पैरासाइट्स। तो ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव, जैसे अन्य जीव में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकते हैं, के शरीर के अंदर रहे या बाहर रह के क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है, अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, भोजन और आश्रय प्राप्त करता है। ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? ऐसे ही जीव को परजीवी बोला जाता है, परजीवी। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। उदाहरण अमरबेल तो लिया ही जाता है, अमरबेल, जू, ये सब उदाहरण है इसके। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। क्यों? तो उन्होंने ही सबसे पहले यह समझाया कि माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में कैसे पहुँचते हैं,
इसलिए ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर ये शोध किया था। निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन जो है जनन प्रोसेस है, जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, तो जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक, ये जिसको शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु, ये पुरुष से स्रवित होता है, प्लस मादा युग्मक, मादा युग्मक, इसको अंडाणु बोलते हैं। क्या? अंडाणु। तो ये नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयित हो जाता है, मिल जाता है। यही प्रक्रिया, ये संलयित होकर क्या बनता है, तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज को अंग्रेजी में कहते हैं जीगोट। युग्मनज को अंग्रेजी में कहते हैं जीगोट। अच्छा, ये टोटल प्रक्रिया यही जो है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयित होकर युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को निषेचन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सवाल है कि मानव निर्मित किसी एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का नाम लिखें। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या हुआ? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता हो, अपघटित हो जाता हो, आसानी से अपघटित हो जाता हो, अर्थात सड़ गल जाता हो आसानी से, और जिसको मानव ने बनाया हो। तो ऐसा क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं कागज, यह आसानी से जैव निम्नीकृत हो जाता है। सूती कपड़ा भी ले सकते हैं, सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो सकता है, इसलिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के रूप में आप इसका नाम दे सकते हैं कागज, सूती कपड़ा आदि। सवाल है कि रक्त किस तरह का ऊतक है? सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सवाल इसके अंदर है, आंसर भी देखिए कि रक्त एक ऊतक है, टिश्यूज है, कोशिका समझने की भूल ना करिएगा। और दूसरी बात कि रक्त किस तरह का ऊतक, तो यह संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, संयोजी ऊतक। और ये किस अवस्था में रहता है, तो तरल रूप में रहता है, तो तरल संयोजी ऊतक हो गया रक्त। यह क्या करता है? पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, पदार्थों के परिवहन का कार्य।